हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही थी वो कंटिन्यू चल रही है और उसमें हमने लगभग जो नेशनल इनकम के जो 4 चैप्टर थे वो हमने पूरे डिटेल में कवर कर लिया था। उसके बाद हमने बैंकिंग और मनी बैंकिंग को हमने अच्छे से पढ़ा था और जो बजट का चैप्टर पढ़ रहे थे तो बजट के चैप्टर में भी लगभग हमने क्या कि 5th पार्ट को काफी डीप में काफी गहराई से उस चीज को हमने देखा था। तो आज बेसिकली इस पार्ट में हम देखेंगे कि जो हमारा पार्ट नंबर 6 है और इसमें हम बेसिकली एक टॉपिक से बात करेंगे और वो हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट डेफिसिट, बजट घाटा क्या होता है, घाटा वर्ड। तो ये समझना क्यों, क्योंकि जब ये चीज आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपको भी रियलाइज हो जाएगा कि एक्चुअल में जो हमारे देश की गवर्नमेंट होती है, और मैंने आपको बताया कि जब भी आप बजट के बारे में पढ़ोगे तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप सेंट्रल बजट पढ़ रहे हो। आपको एक किसी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं पढ़ना, आपको सेंट्रल जो हमारे पूरे देश के लिए बजट बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है, उस बजट के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसमें सरकार का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका किस किस तरह से डेफिसिट आता है। डेफिसिट मींस कि उसका नुकसान किस किस तरह से होता है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, तो हमारा जो गवर्नमेंट का जो बजट आता है, जो नुकसान होता है वो बेसिकली 3 टाइप से होता है। पहला क्या है, राजस्व घाटा, जिसे हम रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। दूसरा क्या, राजकोषीय घाटा। और तीसरा जो हमारा होता है प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। तो अब तीनों को हम डिटेल में देखेंगे क्या क्या होता है और यहाँ से क्वेश्चन जो आता है आपके एग्जाम में वो 3 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि राजस्व घाटे का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है। और आप लोगों को ये भी नोटिस करना है कि इसमें जो होता है कि सबसे ज्यादा सरकार पे इसका कौन से डेफिसिट का इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो आपका राजस्व घाटा की डेफिनेशन क्या है कि जब सरकार का राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। नहीं समझ में आएगी, एक बार दोबारा डेफिनेशन पढ़िए ध्यान से। कि जब सरकार का राजस्व क्या है, राजस्व रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया था, तो आप वहां जिन्होंने नहीं देखा है तो वहां पर पढ़ सकते हो। और कह रहे हैं कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो क्या हो, रेवेन्यू रिसीप्ट से क्या हो, ग्रेटर देन हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसका एक फॉर्मूला क्या होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट ठीक है इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीप्ट। तो ये हमारे क्या होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको समझना है, क्योंकि तीनों क्वेश्चन के साथ जुड़ेगा, तीनों टॉपिक के साथ। क्या है वो, राजस्व घाटे के निर्धारक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निर्धारक। तो निर्धारक अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो इसका मतलब होता है इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज जिसका इन फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है वो हमें देखना है। तो जो बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो राजस्व जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होता है गवर्नमेंट का, वो काफी छोटे लेवल पे होता है, उससे ज्यादा गवर्नमेंट ज्यादा इफेक्टेड नहीं होती है। तो यहाँ पर देखते हैं इसके जो राजस्व घाटा होता है उसके इम्प्लीकेशंस क्या है। तो पहला कह रहा है कि सामाजिक कल्याण में कटौती, मींस कि जब गवर्नमेंट का राजस्व घाटा होता है तो सरकार जो एक अंधाधुंध जो सरकार खर्चा करती है, इसमें जो सोशल फैसिलिटी सोशल वेलफेयर के जो काम होते हैं, जैसे कि सड़क वगैरह बनाना हो गया, ठीक है, या फिर हाईवे वगैरह पुल वगैरह जो सरकार बनाती है, तो उसका जो सरकार द्वारा जो सार्वजनिक खर्चे किए जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या कर देती है गवर्नमेंट, कटौती कर दी जाती है। क्यों, क्योंकि उसको ये फीस का जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको कवर करना होता है। दूसरा क्या होता है, ऋण पर निर्भरता। सिंपल सी बात है कि आप इस चीज को समझ सकते हो कि अगर आपने आपको पैसे की जरूरत है, आपके पास पैसे सोर्स नहीं है, तो कहीं न कहीं आप किसी के ऊपर डिपेंड हो, वो किस चीज पे, हम बोरोइंग पे, कि जो हमारे ऋण होते हैं, डेब्ट होते हैं, हम उसके ऊपर पूरी तरह से क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट इम्प्लीकेशंस क्या है, परिसंपत्तियों का विक्रय। विक्रय का मतलब बेचना। सिंपल है कि जब ये गवर्नमेंट सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो उसमें जब गवर्नमेंट के पास और कोई चारा नहीं होता है इस डेफिसिट को कवर करने के लिए, तो फाइनली गवर्नमेंट क्या करती है, जो गवर्नमेंट के पास जो अनयूज्ड जो एसेट्स होती है, जो परिसंपत्तियां होती है, तो सरकार क्या करती है, उनको धीरे धीरे उनका सेलिंग करना शुरू कर देती है, उनको बेचना प्रारंभ कर देती है। तो यहाँ पर ये होता है। और दूसरा लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, विनिवेश को प्रोत्साहन या विनिवेश को बढ़ावा। विनिवेश का मतलब कहता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है कि जो अपने सेक्टर जो उसके द्वारा रन किए जाते हैं, तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करते हैं कि आप उसी सेक्टर में किसी को प्राइवेट सेक्टर को बुला देती है, कि अब प्राइवेट सेक्टर क्या होता है कि वहां पर आके वो पैसा इन्वेस्ट करता है और उसी को हम क्या कहते हैं, री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आपको समझना विनिवेश कैसे कवर कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो बिजली डिपार्टमेंट है,
जो BSES है, तो वो बेसिकली क्या होता है कि पहले गवर्नमेंट के अथॉरिटी में था, लेकिन वहां पर क्या हो कि गवर्नमेंट का इतना ज्यादा डेफिसिट हो कि गवर्नमेंट उस चीज को झेल नहीं पाई। तो सिंपल सी बात है कि उसने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने उसको डिसइन्वेस्टमेंट करवा, मतलब उसको विनिवेश करवा दिया। विनिवेश का मतलब क्या हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर था वो सेक्टर आया, उसमें इन्वेस्टमेंट की, तो उससे क्या हो कुछ पैसा गवर्नमेंट को भी फंडिंग के रूप में मिलने लगा। तो ये हमारे क्या होता है, ये राजस्व घाटा। तो ये ज्यादा गवर्नमेंट का ज्यादा बड़ा नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक देखेंगे वो क्या है, हमारा फिस्कल डेफिसिट। ये सबसे खतरनाक होता है गवर्नमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि जब ये अगर गवर्नमेंट का डेफिसिट होता है, जो लगातार बढ़ता है, तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शंस नहीं होता है। गवर्नमेंट बहुत बुरी तरह से क्या होती है, बहुत उत्तर हाल हो जाती है गवर्नमेंट की। तो देखना पहले होता है कि इसकी डेफिनेशन को समझना ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन तीनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका 3 से 4 मार्क्स के। तो आपको देखना है फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि जब सरकार का कुल व्यय, यहाँ पर कुल व्यय का मतलब समझना, कुल व्यय का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब सरकार का कुल व्यय, ठीक है, राजस्व और पूंजीगत व्यय, ठीक, और दूसरा क्या है, कुल प्राप्तियां। कुल प्राप्तियां मतलब क्या, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है उधार को छोड़कर, मतलब कि जो हम ऋण को वापस करने के लिए जो पैसा, मतलब कि सिंपल बात है, जो हमारा नुकसान हो, नुकसान को कवर करने के लिए जो उधार लेते हैं ना, उस उधार को छोड़कर जब हमारा क्या हो कि कुल टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो, टोटल रिसिप्ट क्या हो, ग्रेटर देन हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट, मींस कि राजकोषीय घाटा। अब इसके हमें इम्प्लीकेशंस देखना, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो फिस्कल डेफिसिट होता है ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा होता है और गवर्नमेंट की स्थिति बहुत खराब हो जाती है इस केस में। क्यों? क्योंकि इसके हमें इम्प्लीकेशंस को देखना तब चीजें अच्छे से कवर होंगी। जैसे कि हमारे यहाँ फॉर्मूला है कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है कैसा होता है, टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब यहाँ पर आपका टोटल एक्सपेंडिचर का मींस का मतलब क्या है, आपका राजस्व व्यय प्लस में पूंजीगत व्यय ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है कि आपका जो मतलब कुल प्राप्तियों में जैसे कि हम बात करें राजस्व प्राप्तियां प्लस में पूंजीगत, लेकिन उसमें से बोरोइंग को हटा दें, तो जब हमारा ग्रेटर देन होगा तो क्या कहलाएगा, फिस्कल डेफिसिट। तो यहाँ पर हमें इसके इम्प्लीकेशंस को देखना है। इम्प्लीकेशंस क्या होता है, पहला कह रहा है कि ऋण की जाल में फंस जाना, मतलब जो गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जब उसका क्या होता है कि फिस्कल डेफिसिट लगातार इंक्रीज होता है, तो गवर्नमेंट क्या होती है कि जो डेब्ट होता है उसमें क्या होती है, गवर्नमेंट लिपट जाती है, उसमें फंस जाती है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं। सरकार मतलब कि सरकार की जो स्थिति होती है बहुत खराब होती है। क्यों? सरकार जो बेफिजूल के खर्चे लगातार करती है, तो इससे क्या होता है कि सरकार को इस डेफ्ट को कवर करने के लिए, इस डेफिसिट को कवर करने के लिए कहीं नहीं कि उसकी इस पर डिपेंड होना पड़ता है, पूरी तरह से वो ऋण की जाल में फंस जाना पड़ता है। सेकंड क्या है इसके इम्प्लीकेशन, मुद्रास्फीति की समस्या, इन्फ्लेशन जनरल, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, मतलब जैसे कि सिंपल सी बात है कि अगर गवर्नमेंट क्या था, गवर्नमेंट का लगातार लॉस हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट जो होता है उसको लगातार डेफिसिट हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो भी उसके पास पॉलिसी वगैरह होगी उनमें जो टैक्सेस वगैरह सिस्टम होंगे वो सारी चीजों को क्या इंक्रीज कर देगी, और जिससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विस होती है उनकी प्राइस क्या होगी, और मतलब ऑलरेडी क्या रहेगी, इंक्रीज होगी। तो इसी सिचुएशन को हम कहेंगे कि जो इन्फ्लेशन होगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, किस किस में, वो आपका फिस्कल डेफिसिट में। और नेक्स्ट क्या है, WB तथा IMF पर निर्भरता, मतलब अब हमारा क्या कि जब गवर्नमेंट होता है क्या है, जब उसका फिस्कल डेफिसिट होता है, मतलब फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसे का कोई सोर्स ना होना। तो और हम क्या होते हैं फिर, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, हमारे जो मतलब जो इंटरनेशनल जो अथॉरिटीज एंड इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि हम वर्ल्ड बैंक की बात करें या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इन पे हमें क्या होता है कि फाइनली डिपेंड होना होता है। अब जब हम ये चीज समझना, जब हम इन लोगों से उधार लेते हैं पैसा, तो कहने की हमारा क्या होता है कि जब पैसा किसी से हम उधार लेते हैं तो हमें क्या होता है उसको ऋण मतलब इंटरेस्ट के साथ उसको पे आउट करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो होता है कि वो मतलब पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, घाटे की वित्त व्यवस्था। इसको अच्छे से समझना, कभी कभी आपके एग्जाम में इस टॉपिक को भी पूछा सकता है, घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब है। तो सिंपल सा घाटे की जो वित्त व्यवस्था होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक होता है, मींस की जो RBI होता है, उसको क्या करती है, उसको एडवाइस करती है कि वो क्या करे, इकोनॉमी में पैसे को क्या करे, मुद्रा मतलब नोट छापना शुरू कर दे, मतलब कि जो मनी क्या करे वहां पर प्रिंटिंग शुरू कर दे। और उसी पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था।
अब आप लोगों को इस चीज को समझना है कि आखिर सरकार पैसा मतलब सरकार जो पैसा किस केस में छापती है। तो सरकार पैसा कब सरकार द्वारा मतलब आरबीआई को एडवाइस दिया जाता है, आरबीआई से बातचीत होती है और फिर क्या होता है कि जब सरकार को दिखता है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट हो मतलब बहुत हाई लेवल का हो गया है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट और जो आरबीआई होगा वो दोनों क्या कन्वर्सेशन करेंगे और फिर वहां पर क्या होगा कि जो होगा प्रोसेस होगी कौन सी, नोट प्रिंटिंग की, उसी को हम कहते हैं घाटे की विधि व्यवस्था। एक चीज और आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, बस आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि जब ऑप्शनल पॉइंट्स क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि जो राजकोषीय घाटा होता है उसी को हम उधार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरह से उसी पर डिपेंड होते हैं, चाहे वो आईएमएफ से ले रहे हो, चाहे वो हम प्रिंटिंग वाला काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ भी करवा रहे तो कह रही कि उसी को हम कहते हैं राजकोषीय घाटे का दूसरा नाम क्या होता है वो हमारा ये मतलब राजकोषीय घाटा। अब इसके मतलब इन चीजों को देखकर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि मतलब कि अगर वो जो नोट छापने वाली जो मशीन होती है काश हमारे देश में हर एक जगह पर हो, तो उससे क्या होगा कि हमारे देश में मतलब जो भी गरीबी वगैरह की सारी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने भी इस चीज को देखा होगा, आपने भी सुना होगा, डिमांड 11 क्लास आपने पढ़ा होगा, मतलब डिमांड एंड सप्लाई वाला टॉपिक आपने पढ़े होंगे। तो उसमें मतलब अगर हमारे पास अब मान लेते हैं कि अगर पैसा ज्यादा मतलब सरकार अंधाधुंध पैसा छपवा लेगी, मतलब आरबीआई द्वारा मतलब अंधाधुंध प्रिंटिंग की जा रही, तो इससे होगा क्या, इससे बहुत खतरनाक सिचुएशन आएगी हमारी इकोनॉमी में। मींस कि जैसे कि हमारी इकोनॉमी का होता है कि जब पैसा बहुत ज्यादा जाएगा तो लोगों के पास पैसा ज्यादा जाएगा, सिंपल सी बात है कि लोगों की इनकम ज्यादा होगी, लोगों के पास जो होगी, जब इनकम ज्यादा होगी तो लोगों की डिमांड की जो प्रोपेसिटी होगी क्या होगी, बढ़ जाएगी, मतलब डिमांड करने की जो उनकी प्रॉपर्टी मतलब उनकी जो हैबिट होगी वो क्या रहेगी, बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। अब जब डिमांड ज्यादा करेंगे तो हमारे पास वैसे ही पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या दुर्लभ है और उनका यूज क्या अल्टरनेटिव है, तो हमारी सप्लाई क्या जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी जो गवर्नमेंट होती है मतलब जो गवर्नमेंट और जो आरबीआई होते हैं वो कभी भी इकोनॉमी में मतलब अंधाधुंध पैसा नहीं छापते। क्यों? क्योंकि डिमांड जो हमारे मार्केट की दो पावर्स होते हैं, डिमांड और सप्लाई, इनके बीच का जो बैलेंस होता है ना वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि आरबीआई पूरी इकोनॉमी को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो पैसे को प्रिंट करते हैं। हमारा लास्ट जो पढ़ेंगे हम प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा कोई डिपेंड मतलब ज्यादा कोई बड़ा नहीं होता, वो बेसिकली किससे रिलेट होता है, समझना क्या है। पहले इसके डेफिनेशन को, राजकोषीय घाटे और ब्याज के भुगतान के अंतर को प्राथमिक घाटा कहते हैं। क्या है कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें से जो हम ब्याज का भुगतान करेंगे, मतलब कि ब्याज का भुगतान मतलब जो इंटरेस्ट हम बाद में देते हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो उसको हम कहेंगे प्राइमरी डेफिसिट मतलब प्राथमिक घाटा। जैसे कि आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है, पीडी मतलब प्राइमरी डेफिसिट राजकोषीय घाटा माइनस में ब्याज का भुगतान। इससे क्या इंप्लीकेशंस होंगे, तो सिंपल से मतलब बात है कि जो प्राइमरी डेफिसिट होगा वो क्या करेगा, उधारी को प्रकट करना, वो उधारी को प्रकट करता है, मतलब कि जो हमारा हम जो फिस्कल डेफिसिट है जो हम उसको पे आउट कर रहे थे, उसको कवर करने के लिए हम जो ज्यादा उधार ले रहे थे, तो जो प्राइमरी डेफिसिट होता है उस चीज को क्या करता है, वो मेजर करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, पिछले ऋणों को शामिल करना। हाँ, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्राइमरी डेफिसिट होता है उसमें कभी भी हम जो हमारे लास्ट टाइम में हमने जो फिस्कल डेफिसिट को पे करने के लिए जो हम उधार लेते हैं उसको कभी भी क्या होता है उसमें शामिल नहीं करते। और लास्ट क्या है, ये जो प्राइमरी डेफिसिट होता है बेसिकली किससे लिंक करता है, ये हमारा फिस्कल डेफिसिट से लिंक करता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स को वहां मेंशन करिए और आपको वहां आंसर उसका मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।